हाय एवरीवन। आज हमारा पॉलिटी का लेक्चर 12 रहने वाला है, जिसमें हम इमरजेंसी प्रोविजन कहने का मतलब है यहाँ पर पार्ट 18 डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है पार्ट 17 तक हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, जिसमें हमने पार्ट 10 से लेके पार्ट 17 तक जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो सकते थे वो सारे हमने देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज हमारा पार्ट 18 जिसमें इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में दे रखा है, प्रेसिडेंट पावर्स के बारे में दे रखा है, उसके बारे में आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। और आप सभी को पता है जो हमारा अर्जुन बैच है वो डेडिकेटेड है एमटीएस एग्जाम के लिए। साथ में अगर आप किसी और एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये मोर देन सफिशियंट है। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं पिछले 5 साल के एसएससी के सभी पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद पढ़ा रहे हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर हम कराया जाए। 90% आपको हिंदी में भी बताया जाता है, 10% थोड़ा सा कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं हो पाती हैं हिंदी में भी, तो वो आप गूगल वगैरह से, या उतनी समझ आपको भी है, आप इतने समझदार हो, मैच्योर हो, तो वो खुद आप समझ जाते हो। तो हम यहाँ पर आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं जिससे कि किसी को भी यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। तो चलिए हम अब अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। देखो टोटल हमारे जो पार्ट हैं वो हम धीरे धीरे कवर करते जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर जो बात करेंगे इसमें बेसिकली अपना पार्ट 18 है, वो पार्ट 18 बात करेंगे। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पार्ट और रह जाता है हमारा पार्ट 20, जिसमें हम अमेंडमेंट बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसमें सारे जितने भी अभी तक हम संशोधन पढ़ते आ रहे हैं ना कि ये इस संशोधन से हुआ, ये इस संशोधन से हुआ, तो वो मैं संशोधन उस वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। और जितने भी संशोधन हुए हैं, देखो हुए तो अभी 105 संशोधन हो गए, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं वो एक जगह आपके सारे करा दूंगा। ठीक है, और हमारा एक लेक्चर और रह जाएगा जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कर लेंगे। कहने का मतलब है आने वाले 2 लेक्चर में, कहने का मतलब टोटल पहले हमारा 12 लेक्चर में हो रहा था, लेकिन कुछ चीज़ों को हमने स्प्लिट कर दिया। अभी आपका 14 लेक्चर में यहाँ पर कंप्लीट पॉलिटी यहाँ पर कवर हो जाएगी, है ना। 14 लेक्चर में आपको कंप्लीट पॉलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट 18 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर आपका डील करता है आर्टिकल 352 से लेके 360 तक। अब ये नेशनल इमरजेंसी क्या है, इसको कौन लगाता है, ये सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पार्ट ही याद होना चाहिए कि पार्ट 18 क्या है। इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18 में आते हैं। जैसे हमने याद किया था, जब हम पार्ट याद कर रहे थे तो मैंने बोला था कि 24 में से 18 घंटे आप क्या करता है कोई इंसान, एक इमरजेंसी सेवाएं देता है। तो वहां पर जब मैं आपको सेकंड लेक्चर में पार्ट्स याद करा रहा था तो मैंने बताया था, वहां पे हमने एक साथ हम पार्ट्स भी याद करा चुका हूं मैं आपको सेकंड लेक्चर में, यहाँ पर आपको करा चुका हूँ। या ठीक है, मतलब इतना ही कर लो। ठीक है, इस तरह से ट्रिक बना के याद कर लो। अब चलो ये बताओ, ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जो इमरजेंसी प्रोविजंस है ना, वो कहाँ से लिए गए हैं, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना, जर्मनी के संविधान से यहाँ पे लिए गए हैं। ठीक है, जर्मन संविधान से लिए गए हैं, हिंदी वाले लिख सकते हो। आर्टिकल 352 यहाँ पर डील करता है आपका नेशनल इमरजेंसी से। किससे डील करता है यहाँ पर, नेशनल इमरजेंसी से। अब नेशनल इमरजेंसी किस केसेस में लगती है भैया, वो बताओ। तो एक तो आपका हो गया वॉर, जैसे हमारा किसी देश के साथ वॉर हो जाए, युद्ध शुरू हो जाए, तो उस केस में यहाँ पर प्रेसिडेंट आके अभी क्या कर देंगे, यहाँ पर प्रेसिडेंट अनाउंस करेंगे। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना, जो नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन होता है, जो घोषणा होती है, उसको राष्ट्रपति करते हैं। कभी पेपर में पूछे तो ध्यान रखना। ठीक है, या एक्सटर्नल अग्रेशन हो गया, मतलब बाहरी आक्रमण हो गया। अच्छा ये बताओ भैया, ये वॉर भी तो बाहरी आक्रमण है, फिर यहाँ पर एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर में क्या डिफरेंस है। देखो वॉर हो गया कि सपोज जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान उधर से लड़ रहा है, इंडिया ने इधर से डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम भी लड़ रहे हैं, तो वो हो गया वॉर। एक हो गया कि हमने अभी डिक्लेयर नहीं किया है, हमने अभी वॉर करना शुरू नहीं किया है, सामने वाला ही हम पे अभी हमला कर रहा है, तो उस केस में भी हम यहाँ पर इमरजेंसी अनाउंस कर सकते हैं आपके राष्ट्रपति। ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए। उसके बाद आर्म्ड रिवेलियन हो गया। आर्म्ड रिवेलियन मतलब देखो, इसको आर्म्ड रिवेलियन बोला जाता है। पहले से इंटरनल डिस्टर्बेंस, मतलब आंतरिक कोई चीज हो जाती है, आंतरिक की स्थिति, ऐसी कंडीशन खराब हो गई कि इमरजेंसी लगानी पड़ी, तो आंतरिक डिस्टर्बेंस की वजह से, इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी यहाँ पर आपका आर्म्ड मतलब इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो कौन कौन से कारण हो गए नेशनल इमरजेंसी लगाने के, एक तो वॉर हो गया, एक एक्सटर्नल अग्रेशन मतलब बाहरी आक्रमण हो गया, एक सशस्त्र विद्रोह मतलब आर्म्ड रिवेलियन, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया।
ठीक है, पहले इसे इंटरनल टर्मोइल या इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम से जानते थे, इंटरनल डिस्टरबेंस। ठीक है, इसकी वजह से भी यहाँ पर इमरजेंसी लगा दी जाती है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अच्छा, डिक्लेरेशन कौन करता है, लिख लो कहीं पे। ठीक है, अभी तो मैं बता रहा हूँ, फिर शायद आपको याद ना रहे, तो ये चीज लिख लो। डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जो यहाँ पर आपका राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, उसे कौन करता है, आपके प्रेसिडेंट करते हैं। हिंदी वाले लिख लो, मैं बोल देता हूँ लिखने को, देखो यहाँ पे जगह नहीं है, हिंदी वाले लिख लो कि राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है उसको राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ये किसकी एडवाइस पे की जाती है, कि तो यहाँ पर रिटिन एडवाइस होनी चाहिए, रिटिन, रिटिन एडवाइस होनी चाहिए किसकी, कैबिनेट की, रिटिन एडवाइस ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट की लिखित एडवाइस पे यहाँ पर ये डिक्लेरेशन करते हैं नेशनल इमरजेंसी का, ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना। अच्छा, नेशनल इमरजेंसी क्या पूरे भारत में लगती है या कुछ हिस्सों में लगती है, ये भी डाउट आ सकता है आपके दिमाग में। तो जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है ना, वो पूरे देश में भी लगाई जा सकती है, देश के कुछ हिस्सों में भी लगाई जा सकती है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। जो नेशनल इमरजेंसी है वो देश के पूरे देश में भी लगाई जा सकती है, या देश के कुछ हिस्सों में भी यहाँ पर आपकी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। अच्छा, एक बार अगर प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे डिक्लेयर कर दी, तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी तो वो नेशनल इमरजेंसी रहेगी। 30 दिन के अंदर पार्लियामेंट में उस नेशनल इमरजेंसी को पास कराना पड़ेगा, किसके साथ, स्पेशल मेजोरिटी के साथ, क्योंकि कुछ कैबिनेट के मिनिस्टर्स तो चाहते हैं, उनकी एडवाइस पे यहाँ पर उन्होंने कर दी प्रेसिडेंट ने। अब यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उनमें बहुत सारे मिनिस्टर हैं जो उस चीज को, मतलब उन्हें उनके अकॉर्डिंग नहीं लगनी चाहिए इमरजेंसी, तो इसलिए स्पेशल मेजोरिटी के साथ 30 दिन के अंदर, आफ्टर द, जब डिक्लेयर कर देंगे तब तो लग गई, लेकिन उसके 30 दिन के अंदर पार्लियामेंट में इसको पास कराना पड़ेगा विद स्पेशल मेजोरिटी। और स्पेशल मेजोरिटी आप सभी जानते हो, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, 2/3 के बहुमत से, मतलब 99 लोग हैं तो 66 लोग उसके फेवर में होने चाहिए, तब जाके यहाँ पर जो आपकी नेशनल इमरजेंसी है वो इम्पोज हो सकती है, नेशनल इमरजेंसी आगे कंटिन्यू हो सकती है। और नेशनल इमरजेंसी यहाँ पर कितने महीने तक लग सकती है, मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने महीने या वर्ष तक लगाई जा सकती है। तो देखो, एक बार में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक बार में सिर्फ 6 महीने के लिए लगाई जा सकती है। अगर जैसे प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दी और उसको 30 दिन के अंदर पार्लियामेंट ने भी पास कर दिया, तो ये मैक्सिमम 6 मंथ तक लगाएंगे। ठीक है, फिर हमें दोबारा से पार्लियामेंट में पास कराना पड़ेगा, उसी सेम मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में दोबारा पास कराना पड़ेगा, और फिर दोबारा से हम 6 महीने के लिए लगा सकते हैं। अच्छा भैया, ऐसे करते करते कितने साल तक हम लगा सकते हैं, जितना आपका, जितनी देश की कंडीशन जब तक सही नहीं होती तब तक लगा सकते हो, मतलब अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आप ये जो इमरजेंसी है वो लगा सकते हो, लेकिन हर 6 महीने बाद आपको पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा विद स्पेशल मेजोरिटी। ऐसा भी नहीं है कि एक बार स्पेशल मेजोरिटी से करा लो फिर सिंपल मेजोरिटी से कराते रहो, तो ऐसा भी नहीं है। तो स्पेशल मेजोरिटी के साथ यहाँ पर आपको हर 6 महीने बाद यहाँ पे कराना पड़ेगा, ये चीज आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर और क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, और हम क्या पढ़ सकते हैं, जैसे अब नेशनल इमरजेंसी लग गई सपोज, अब नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन में क्या क्या होगा, तो सबसे पहले जो कोई भी राज्य होगा नेशनल इमरजेंसी के अंदर, देखो कि हर एक राज्य में हम स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ के आ रहे हैं, हम विधानमंडल पढ़ के आ रहे हैं कि हर एक राज्य में क्या होता है, विधानमंडल होगा। ठीक है, यहाँ पर हर एक राज्य में क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है, और उस राज्य के लिए क्या कानून वगैरह होने चाहिए वो कौन बनाता है, यहाँ पर ये स्टेट लेजिस्लेचर ही बनाता है, मतलब विधानमंडल ही यहाँ पर बनाता है। लेकिन जब आपकी इमरजेंसी लग जाएगी तो उस वक्त जो ये विधानमंडल है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ये कानून नहीं बना सकता, ये कानून या लॉ या कानून नहीं बना सकता। तो भैया उस राज्य के लिए उस वक्त हो सकता है कि किसी कानून की जरूरत हो, तो उस वक्त उस राज्य के लिए अगर कोई कानून बनाएगा तो वो कौन बनाएगा, यहाँ पर संसद बनाएगी। कौन बनाएगी, संसद बनाएगी, मतलब आपकी पार्लियामेंट बनाएगी। क्या लिख लो यहाँ पे, पार्लियामेंट लिख लो, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अच्छा, ये चीज हो गई। साथ में अब देखो जो आपका इलेक्शन वगैरह, जैसे सपोज प्रधानमंत्री के इलेक्शन होने, अब वॉर चल रहा है,
तो क्या प्रधानमंत्री के इलेक्शन हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो इस केस में भी जो लोकसभा है उसका जो टाइम पीरियड है उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो लोकसभा का जो कार्यकाल है उसे कितनी साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है? 1 साल के लिए यहाँ पर एक्सटेंड किया जा सकता है। 1 साल के लिए यहाँ पर क्या किया जा सकता है? एक्सटेंड किया जा सकता है। और 1 साल के लिए जब यहाँ पे एक्सटेंड किया जा सकता है और मतलब कितनी बार किया जा सकता है, तो इसे भी अनलिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पर किया जा सकता है। अनलिमिटेड टाइम के लिए किया जा सकता है। इसका जो सबसे अच्छा फायदा उठाया था वो उठाया था इंदिरा गांधी जी ने। इनको बेसिकली क्या करा गया था? बैन कर दिया था कि आप भैया 6 साल तक यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे, क्योंकि जहाँ से अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी से ये इलेक्शन लड़ी थी वहां पर कुछ घोटाला पाया गया था और सुप्रीम कोर्ट में ये प्रूफ रहा कि इंदिरा गांधी जी का उसमें हाथ था। तो यहाँ पर जो आपका सुप्रीम कोर्ट है 6 साल तक के लिए इनको मना कर देता कि तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकती हो। तो अब इन्होंने क्या करा कि अब ये 6 साल तक तो नहीं लड़ सकती हैं, उस वक्त इनकी सरकार थी, तो ये इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिनसे कि इनकी जो लोकसभा का टाइम पीरियड है बढ़ा दिया जाए और इनकी सरकार बनी रहे। मतलब अपनी सरकार बनाए रखने के लिए इन्होंने नेशनल इमरजेंसी यहाँ पर डिक्लेयर कर दी थी, जिससे कि ये लोकसभा का टेन्योर बढ़ा सकें, क्योंकि फ्रेश इलेक्शन तो ये लड़ नहीं सकती। और जब इमरजेंसी लग जाएगी तो इलेक्शन होगा नहीं, और इलेक्शन होगा नहीं तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका लोकसभा का टेन्योर बढ़ जाएगा। तो लोकसभा का जो टेन्योर है लगभग इन्होंने लगभग 21 महीनों के लिए बढ़ाया था। लगभग 25 जून 1975 को लगता है, और लगभग 21 महीनों के लिए ये अपना जो टेन्योर है उसको बढ़ाती हैं। अब लगा लो कि ये इमरजेंसी के बेसिस पे इन्होंने अपना टेन्योर यहाँ पर बढ़ाया था। उसके लिए इनको बहुत सारे, देखो इनके बहुत फेवर में भी बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें कि भाई ये चीज़ें हुई थी, ये सारी चीज़ें हुई थी, बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं। हम उन सब चीज़ों में नहीं जाएंगे, हम यहाँ पढ़ने आए हैं, सिर्फ पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आर्टिकल 20 और 21 के बारे में। तो देखो, 2-3 चीज़ ध्यान रखना। मैं आपको जब फंडामेंटल राइट पढ़ा रहा था, एक आर्टिकल सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखो, आर्टिकल 19। जैसे सपोज इमरजेंसी लग गई, आपातकाल की घोषणा हो गई, तो आर्टिकल 19 जो कि आपको 6 राइट देता है, कौन सा? 100 एमआरपी। 100 एमआरपी, 100 से मतलब स्पीच, ए से असेंबल, यू से यूनियन, एम से मूव, आर से रिसाइड, पी से मतलब कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आपको ये 6 राइट देता है, जो कि हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था हमने, वो अपने आप ही यहाँ पर आपका ये जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। आर्टिकल 19 का भी देखो, फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन उनको पार्लियामेंट में सस्पेंड कराना पड़ेगा कि भाई ये, हम हो सकता है कि सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दें, हो सकता है कि कुछ चुनिंदा फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दें, लेकिन वो हमें सस्पेंड करने पड़ेंगे। लेकिन ऑटोमेटिकली जो सस्पेंड होगा वो आर्टिकल 19 होगा। तो कभी पूछ ले कि नेशनल इमरजेंसी के डिक्लेरेशन के बाद जो ऑटोमेटिकली अपने आप ही सस्पेंड हो जाता है, जिसे सस्पेंड करने की जरूरत ही नहीं है पार्लियामेंट में, वो कौन सा आर्टिकल है? तो वो आर्टिकल है 19, जिसके अंदर आप कुछ भी बोल सकते हो, असेंबल हो सकते हो, यूनियन हो सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, कहीं कुछ भी कोई भी आप बिजनेस कर सकते हो। ये अपने आप ही यहाँ पर आपका ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये हट जाता है। तो आर्टिकल 19 यहाँ पर ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर सस्पेंड हो जाता है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, अपने आप निलंबित हो जाता है। हिंदी वाले लिख लो, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, अपने आप निलंबित हो जाता है। और एक और चीज, आर्टिकल 20 और 21 कभी निलंबित हो ही नहीं सकते, कभी सस्पेंड हो ही नहीं सकते इमरजेंसी के वक्त। ना इसे पार्लियामेंट कर सकता, ना ये कभी हो सकते, चाहे इमरजेंसी लगे चाहे कुछ भी लगे, आर्टिकल 20 और 21 आपके कभी भी यहाँ पर क्या नहीं होंगे? सस्पेंड नहीं होंगे। ध्यान रखना, 2 चीज ध्यान रखो, एक तो आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाता है, और फंडामेंटल राइट्स जो 20 और 21, बताओ किस किस की बात करते हैं? 20 और 21, वो कभी यहाँ पर आपके सस्पेंड नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। और बाद बाकी के जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है, सभी को भी किया जा सकता है, उनमें से कुछ को भी यहाँ पर सस्पेंड किया जा सकता है। ये चीज आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। और ये जो हम सस्पेंड करते हैं ना आर्टिकल, कभी आपसे पूछ ले, ये आर्टिकल 359 में लिखा हुआ है कि कैसे हम ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है। लेकिन वो इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, बस 359 के थ्रू हम इन्हें सस्पेंड कर सकते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अभी तक जो आपकी इमरजेंसी लगी है, जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, वो कितनी बार लगा है? तो वो मेरे भाई यहाँ पर 3 बार लगा है। 1962 में इंडो चाइना वॉर के टाइम पे लगा था, ठीक है। ध्यान रखना, जब हमारा वॉर इन चाइना से हो गया तब यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की थी। उसके बाद यहाँ पर इंडो पाक वार हुआ आपका 1971 में, तब लगा। उसके बाद 1975 में, अगर एग्जैक्ट डेट पूछ लेता, ध्यान रखना, 25 जून
1975 को इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे, मतलब जिसको आज आप आर्म्ड रिवेलियन बोलते हो, उसके ग्राउंड पर यहाँ पर लगाया गया था। और किसने लगाया था? इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर लगाया था। और उस वक्त कभी कभी राष्ट्रपति भी पूछ लेते हैं, क्योंकि जो ये आपके राष्ट्रपति थे उस वक्त, मैं एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पर। प्रेसिडेंट कौन थे यहाँ पर? फखरुद्दीन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। जो आपके फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब थे उस वक्त राष्ट्रपति थे। और इन्होंने इंदिरा गांधी जी ने कॉल पे बोला था कि भाई साहब इमरजेंसी लगा दो, और इन्होंने कॉल पे डिक्लेयर कर दी। कॉल पर बात मान के, मतलब इंदिरा गांधी जी ने कॉल पे बोला और इन्होंने डिक्लेयर कर दी इमरजेंसी। इसीलिए बाद में यहाँ पे प्रोविजन किया गया, जो मैंने अभी बताया था, कि जो राष्ट्रपति यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा वो कैबिनेट की रिटर्न एडवाइस पे करेगा। मतलब रिटर्न एडवाइस होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई कॉल करे और आप यहाँ पर इमरजेंसी लगा दो। कभी अगर पेपर में पूछा जाए कि कितने टाइम पीरियड के लिए लगाई गई थी, तो 21 मंथ के लिए यहाँ पर इमरजेंसी लगाई गई थी। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। तो इसी के साथ जो आर्टिकल 352 जिसमें नेशनल इमरजेंसी दी हुई है, जिसमें वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रिवेलियन के ग्राउंड पे हम लगाते हैं, वो आर्टिकल हमारा यहाँ पे हमने कर लिया। अब नेक्स्ट इमरजेंसी देखते हैं, क्योंकि हमारी इमरजेंसी हम 3 प्रकार की पढ़ेंगे, जिसमें कि आर्टिकल 356 डील करता है। प्रेसिडेंट रूल बोल लो इसे, या स्टेट इमरजेंसी बोल लो। क्या बोलो? या तो पेपर में पूछ लेगा कि प्रेसिडेंट रूल किस में, अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है तो वो किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो 356 में दिया हुआ है। या स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी आपकी किस आर्टिकल में आती है, तो 356 में स्टेट इमरजेंसी यहाँ पर आपकी आती है। तो यहाँ पर जो स्टेट इमरजेंसी होती है वो किस केस में लगती है, तो वो आप बोलोगे भैया कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर से लगती है। आप बोलोगे भैया ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर क्या है? देखो, यहाँ पर कोई भी राज्य है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहा है, वो कोई ऐसा काम है, ऐसा कार्य कर रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जा रहा है, और तो उसमें क्या होगा, जो संवैधानिक तंत्र होगा उसका फेलियर हो जाएगा। या यूनियन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि यूनियन कुछ गलत करने को कह रहा है, यूनियन भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहेगा। तो बस इतना ध्यान रखो, जब कोई भी राज्य कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहा है, तो वहां पर क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो जाता है। ठीक है, संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है। और उस केस में संवैधानिक तंत्र की जब विफलता हो जाती है, उस केस में यहाँ पर उस सरकार से भैया कह देता है कि भैया तुम सरकार, उस राज्य में सरकार होती है उसको वहां से हटा दिया जाता है, और बोल देते हैं कि भैया यहाँ पर राष्ट्रपति शासन रहेगा। अब यहाँ पर राष्ट्रपति रूल करेगा, प्रेसिडेंट यहाँ पर रूल करेगा। अब यहाँ पर आपके हाथ में इतनी पावर नहीं है जो सरकार वहां पर रूल कर रही थी कि आप यहाँ पर रूल कर पाओ। तो ये यहाँ पर चीज ध्यान रखना। और देखो, राष्ट्रपति यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है, लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि 2 मंथ के अंदर, जैसे वहां 1 मंथ के अंदर, यहाँ 2 मंथ के अंदर जो आपका पार्लियामेंट होगा वहां से इस चीज को पास भी कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट ने बोल दिया, लेकिन 2 मंथ के अंदर पार्लियामेंट से पास भी कराना पड़ेगा। किसके साथ? सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत के साथ। सिंपल मेजोरिटी यानी मतलब साधारण बहुमत के साथ यहाँ पर आपको पास भी कराना पड़ेगा। और जो यहाँ पर ये प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं ना, जो इमरजेंसी प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे, मतलब जो प्रेसिडेंट रूल लगेगा, वो किसकी एडवाइस पे लगेगा? उस स्टेट के गवर्नर की एडवाइस पे लगेगा। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और यहाँ पर ये क्या मंथ तक कंटिन्यू होता है? एक बार अगर ये अनाउंस हो गई, तो अगर एक बार ये पास हो गया, अनाउंस हो गया, और पार्लियामेंट से भी पास हो गया, तो 6 मंथ तक यहाँ पर लगा रहता है। उसके बाद यहाँ पर इसको एक्सटेंड कब तक कर सकते हैं? जैसे वहाँ तो नेशनल इमरजेंसी के केस में तो हम यहाँ पर जो एक्सटेंड कर सकते थे, अनलिमिटेड पीरियड के लिए कर सकते थे। यहाँ पर जो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है वो 3 साल तक कर सकते हैं। 6-6 महीने बाद हमें लेकिन पास कराना पड़ेगा। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है। और यहाँ पर चलो ठीक है, अब यहाँ पर जैसे प्रेसिडेंट रूल हो गया किसी स्टेट में, यहाँ पर क्या लग गया? प्रेसिडेंट रूल लग गया। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, जब उस प्रदेश में, उस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लग गया, तो अब वहां पर कानून कौन बनाएगा? क्योंकि जो आपकी स्टेट लेजिस्लेचर है वो तो भंग हो गई, उनकी जो सरकार थी वो तो अब सत्ता में रही ही नहीं। तो यहाँ पर जो रूल बनाएगी ना, वो कौन बनाएगी? यहाँ पर पार्लियामेंट रूल बनाएगी। कौन बनाएगी? यहाँ पर पार्लियामेंट कानून बनाएगी, उस देश, उस स्टेट के लिए कानून बनाएगी। ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और मैक्सिमम, कभी आपसे ये पूछ ले कि मैक्सिमम टाइम किस स्टेट में यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी लगी है, तो यूपी और मणिपुर में सबसे ज़्यादा बार लग चुकी है। यूपी और मणिपुर में 10-10 बार यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। पहला राज्य 1951 में जिसमें इमरजेंसी लगती है वो बनता है आपका पंजाब।
पंजाब में यहाँ पर पहली बार यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी लगती है। तो पहली बार किस स्टेट में इमरजेंसी लागू की गई थी, वो किस स्टेट में की गई थी, तो पंजाब में की गई थी। कभी यहाँ पर आपसे ईयर पूछ लेके किस ईयर में यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था, तो 1951 में यहाँ पर इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था। ये चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल 360 के बारे में। तो देखो, आर्टिकल 360 क्या कहता है, ये डील करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के ग्राउंड पर। एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स पार्ट हैज बीन थ्रेटन्ड। राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है यदि वह संतुष्ट हैं कि भारतीय या उसके किसी भी हिस्से में वित्तीय स्थिरता को खतरा है, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा है। फाइनेंस, जब हम फाइनेंशियली वीक होते जाते हैं, सपोज हमने यहाँ पर लोन ले लिया किसी देश से और हमारा जो क्रेडिट जो क्राइटेरिया है वो हम उसे चुका ही नहीं पा रहे, हमारे देश की जो फाइनेंशियल कंडीशन वो खराब होती ही जा रही है। और अगर ये चीज़ राष्ट्रपति को भी समझ आती है तो राष्ट्रपति यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं, अनाउंसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, किस ग्राउंड पर, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी के ग्राउंड पर। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। इसको पार्लियामेंट पास कराएगा, किस मेजोरिटी से, यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी से हमें ये पास कराना पड़ेगा पार्लियामेंट से। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है, जल्दी से मुझे यहाँ पर कमेंट करके आप लोग बताओगे कि हमारे देश में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है वो कितनी बार लगी है। तो हमारे देश में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक लगी है वो एक भी बार नहीं लगी, वो 0 बार लगी है। ध्यान रखना, कभी पेपर में पूछ ले कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है, तो 0 बार लगी है। नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है, 3 बार लगी है। स्टेट इमरजेंसी सबसे पहले किस स्टेट में लगी, पंजाब में लगी। सबसे ज़्यादा किस स्टेट में लग चुकी है, तो 10 बार यूपी में, 10 बार मणिपुर में। ठीक है, तो हो गया क्लियर इमरजेंसी वाला सेक्शन। ठीक है, थोड़ा सा हम पुराना रिवाइज कर लें कुछ उठा के। बताओ क्या रिवाइज करते हैं। चलो यहाँ पर थोड़ा सा फंडामेंटल रिवाइज करते हैं, है ना। फंडामेंटल राइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, जिनको फंडामेंटल राइट अच्छे से आते हैं सुन लो, लेक्चर को 2x पे कर लो जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये लेक्चर छोटा सा था और नेशनल इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी वाला मैं अलग से ही करा, पहले हम इसे इंक्लूड कर रहे थे लेकिन फिर ये सोचा कि ऐसे अलग से ही कराते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बस बहुत 5 मिनट में करा दूंगा मैं आपको सारे फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, और डीपीएसपी भी कर लेंगे 5-10 मिनट में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स का और डीपीएसपी का भी। चलो आर्टिकल 12 बताओ, आर्टिकल 12 में क्या दे रखा है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं। एक तो उसकी डेफिनेशन दे रखी है, हम पढ़ के आ रहे हैं। और जो स्टेट क्या है, जो स्टेट बात करता है, जो स्टेट है ये राज्य नहीं है, ये यूनियन गवर्नमेंट भी हो सकती है, ये स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, ये कोई लोकल बॉडी भी हो सकती है, ये कोई अथॉरिटीज भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ये कोई पीएसयू भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेशन किसकी, स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दे रखी है। आर्टिकल 13 में क्या है, तो आर्टिकल 13 आपका क्या कहता है कि आपको आज़ादी है, लेकिन जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो तभी तक हैं, उनको थोड़ा सा लिमिट कर दिया जाएगा अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स किसी को यहाँ पर हानि पहुँचाएंगे। फिर यहाँ पर आपके आर्टिकल 14 से एक्चुअल आपके अधिकार शुरू होते हैं। तो आपका जो आर्टिकल 14 है वो किसकी बात करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। आर्टिकल 15 किसके बारे में बात करता है, डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे। आर्टिकल 16 अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करता है। चलो यहाँ पर मैं ट्रिक बता देता हूँ पहले आपको, फिर आपको भी समझ में आएगा। यहाँ पर कहते हैं कि अगर हमने ट्रिक याद की थी कि अगर हमारे देश का जो कानून है उस पर हमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है, तो यहाँ पर डी से डिस्क्रिमिनेशन था, ओ से अपॉर्चुनिटी थी, यू से यहाँ पर क्या था आपका अनटचेबिलिटी थी, टी से हम टाइटल्स अबॉलिश करेंगे, जो महाराजा वगैरह के टाइटल्स हैं उनको यहाँ पर अबॉलिश किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 18 में दे रखा था। अब अगर हम आर्टिकल 19 से 22 तक पढ़ते हैं तो 19 में भी 6 आर्टिकल थे, तो ये हमने 100 MRP से यहाँ पे आयात किए थे। एक तो आप कुछ भी बोल मतलब कुछ लिमिट के साथ आते हैं, वो मैंने बताया था, लेकिन आप स्पीच दे सकते हो, आप एक जगह इकट्ठे हो सकते हो, आप संघ बना सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, आप कहीं भी रह सकते हो और कहीं भी आप कोई भी काम बिजनेस वगैरह कर सकते हो। लेकिन ये इनकी लिमिटेशन के साथ आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कल को कोई देश के विरुद्ध काम करने लग जाओ। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 20 हमने कैसे याद किया था, जल्दी से यहाँ पर बताओ आप।
तो आर्टिकल 20 में हमारे लिए भी कुछ राइट दिए गए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था आर्टिकल 20 में कि जैसे आप जब क्राइम करोगे ना, उसी कानून के हिसाब से आपको सजा मिलेगी। एक ये बताया था जिसको हम नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बोला जाता है। एक मैंने आपको बताया था नो डबल जियोपार्डी, ये भी आर्टिकल 20 के अंदर आता है। क्या एक क्राइम के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिलेगी। एक मैंने आपको बताया था नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, तो ये मैंने बताया था कि आपको आपके खिलाफ ही गवाह नहीं बनाया जाएगा। इनको डेप्थ में सारी चीज़ों को मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। उसके बाद अगर हम आर्टिकल 21 के बारे में बात की जाए तो इसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात कर रखे हैं, और बहुत सारे राइट हैं यहाँ पर जो दिए गए हैं। आर्टिकल 21A के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि ये 86th अमेंडमेंट 2002 में ऐड किया गया था, और यहाँ पर 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को एजुकेशन दिया जाएगा फ्री में। ठीक है, ये कौन सा राइट है हमारा, आर्टिकल 21A। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 22, तो आर्टिकल 22 में भी अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड कुछ आपके प्रोविजन दे रखे हैं। जैसे कि अगर कोई आपको अरेस्ट करता है तो वो रीजन बताएगा, पुलिस वाले यहाँ पे रीजन बताएंगे कि वो आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। साथ में 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। साथ में आप एक अपना मनपसंद का वकील कर सकते हो। तो ये आर्टिकल 22 में दे रखा है। फिर 23 और 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। तो पहले मैंने बताया था बड़े मियाँ फिर छोटे मियाँ। तो बड़े मियाँ मतलब यहाँ पर फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की थी। छोटे मियाँ मतलब हमने यहाँ पर चाइल्ड लेबर की बात करी थी। अगर कोई बच्चा 14 साल से यहाँ पर छोटा है तो हजारडियस वर्क में उस हजारडियस काम नहीं कराया जाएगा, मतलब माइंस वगैरह में उससे काम नहीं कराया जाएगा। ये बात की थी हमने। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 25 से लेके 28 तक हमारे रिलीजियन से रिलेटेड थे, तो वो हमने कैसे याद किया था वो बता देता हूँ। 25, 26, 27, 28, यहाँ पर मैंने बताया था कॉन मैन इवेट्स टैक्स अटेंडेंस। इसमें मैंने क्या बताया था, यहाँ पर आप कोई भी कॉन्साइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो रिलीजियन अपने, यहाँ पर अपने रिलीजन को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो आप किसी भी धार्मिक मतलब किसी भी रिलीजन को इम्पोज करने के लिए आप टैक्स नहीं लगा सकते हो। साथ में यहाँ पर अटेंडेंस के बारे में जब हमने बात की थी, तो एक तो यहाँ पर जो आर्टिकल 28 में हमने यहाँ पे बात की थी, जो भी स्टेट से फंडेड हैं, जो गवर्नमेंट से फंडेड स्कूल हैं, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये आर्टिकल 29 में दे रखा था। उसके बाद अगर हम आज बात करते हैं आर्टिकल 28 में, सॉरी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 29 और 30, ये माइनॉरिटी से रिलेटेड थे। तो मैंने पहले क्या बताया था कि पहले भैया इंटरेस्ट की बात करो, फिर किसके बारे में बात करोगे, फिर राइट के बारे में बात करोगे। मतलब पहले उनके इंटरेस्ट को, जो लैंग्वेज है कल्चर है उसको प्रोटेक्शन के बारे में बात करी थी। फिर जो उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनको राइट दिया गया है कि वो उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, उसके बारे में हमने बात की। आर्टिकल 31 जैसे मैंने बताया कि वो यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है। आर्टिकल 32 मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आ गई, इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो यदि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो। ठीक है, और यहाँ पर इसको B.R. अम्बेडकर ने क्या बोला, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला। और यहाँ पर हम और क्या रिवाइज कर सकते हैं, आर्टिकल 32 हो गया, इसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट्स जारी कर सकता है। इसके आर्टिकल 32 के अंतर्गत आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो कितनी तरह की रिट इशू कर सकता है, 5 तरह की रिट इशू कर सकता है यहाँ पर। चलो, सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल 32 के तहत करता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ जो हाई कोर्ट है वो किस आर्टिकल के तहत करता है। अच्छा, जो आपकी 5 रिट है, एक तो है आपकी हैबिस कॉर्पस, हैबिस कॉर्पस। तो जो आपकी हैबिस कॉर्पस है, मुझे बताओ हैबिस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग मैंने क्या बताया था, टू हैव अ बॉडी ऑफ। अगर किसी को आप इलीगल अरेस्ट कर लेते हो तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर ये इसका यूज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद एक रिट है आपकी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन के बारे में मैंने क्या बताया था कि जब यहाँ पर कोई भी लोअर कोर्ट होता है वो यहाँ पर अपनी जुरिडिक्शन से बाहर जाके फैसला सुना रहा होता है, तो यहाँ पर जो उसका हायर कोर्ट होगा वो उसे फॉरवर्ड कर सकता है, मना कर सकता है। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या बताया था मैंने, टू फॉरबिड बताया था। उसके बाद एक होता है सरस्योरी, सरस्योरी आपका रिट होती है। इसका मतलब है जब किसी कोर्ट, लोअर कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया है, उसके बाद भी जो हायर कोर्ट है उसे मना कर सकता है कि भैया ये तुम्हारी जुरिडिक्शन में नहीं आता, इसे हम लेते हैं, इस पर फैसला हम सुनाएंगे। उसके बाद एक रिट मैंने आपको बताई थी क्यू वारंटो। क्यू वारंटो क्या है, जब कोई ऑफिशियल यहाँ पर आपका एलिजिबल नहीं होता किसी ऑफिस में बैठने के, तो वहां पर उससे पूछी जा सकती है कि भैया तुम किस ऑथोरिटी से हो, वाई वॉट ऑथोरिटी तुम इस ऑफिस में बैठे हुए हो। तो क्यू वारंटी का जो लिटरल मीनिंग होता है वाई वॉट ऑथोरिटी होता है। यहाँ पर क्यू वारंटो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स भी यहाँ पर सारे हो गए। चलो एक बार DPSP देख लें जल्दी से, एक सेकेंड। बस 3-4 मिनट में हम DPSP उड़ा देंगे। ये ऐसे करके उड़ाते हैं इसे पहले तो।
तो देखो, अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ डीपीएसपी के बारे में, तो सबसे पहले ध्यान रखना है डीपीएसपी क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। अब मैं लिखूंगा नहीं, अब मैं बोलूंगा, है ना, सिर्फ मैं मतलब रिवाइज कर रहे हैं, सिर्फ मैं बोलूंगा, लिख तो हम पहले ही चुके हैं। तो डीपीएसपी क्या है आपका, आपके किसके बारे में बात करता है, नॉन जस्टिसिएबल नेचर है, ध्यान रखना, ठीक है। इनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता कानून के द्वारा, ये हमारे एक अधिकारी हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स नहीं है। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या फर्क है, अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। बेसिकली उस वक्त जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस वक्त वैसी कंडीशन नहीं थी कि हम डीपीएसपी को भी फंडामेंटल राइट्स में रखे जाए। यहाँ पर स्टेट्स को भी कुछ डायरेक्शन दी गई थी कि भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम ऐसा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। जैसे कि हम पंचायत के बारे में भी लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए कि आर्टिकल 40 में दिया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, लेकिन वो ऐसा राज्य को 100% करना नहीं था, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। जल्दी से हम यहाँ पर आर्टिकल देख लेते हैं। तो आर्टिकल 36 क्या है, डेफिनेशन दे रखी है स्टेट की, जो सेम आर्टिकल 12 में दे रखी है। आर्टिकल 37 क्या कहता है, आर्टिकल 37 कहता है भैया ये नॉन जस्टिसिएबल है। ये कैसे हैं, नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। आर्टिकल 38 क्या कहता है, आर्टिकल 38 कहता है कि भैया आप जो स्टेट है वो लोगों के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए काम करेगी, और जो रिड्यूस रखेगी, इनइक्वलिटी रिड्यूस करने का काम करेगी। जैसे कि जो इनकम में इनकम में ज़्यादा इनइक्वलिटीज ना हो, कि अमीर अमीर होता जाए, गरीब गरीब होता जाए। स्टेटस में इनइक्वलिटी को कम करने की कोशिश करेगी, अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटीज में कम करने की कोशिश करेगी, ठीक है। साथ में आर्टिकल 39 में मैंने आपको बहुत सारे सब क्लॉज पढ़ाए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिवलीहुड को, मतलब आपके जीवन जीने के लिए जो काम मिलना चाहिए उसके लिए काम करेगी। यहाँ पर वुमेन्स के लिए इक्वल वर्क के लिए, चाहे मेन हो या वुमेन हो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए, मतलब इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे मिलेगा। साथ में जो बच्चों का हेल्थी डेवलपमेंट होगा। ये 3 इंपॉर्टेंट सब क्लॉज मैंने आपको पढ़ाए थे। वहीं पर 39A में अगर आप गरीब हो तो आपको फ्री लीगल एड दी जाएगी। अगर आप कोई कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हो तो आपको एक सरकारी गवाह दिया जाएगा, ठीक है। ये किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू जोड़ा गया था। ये चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद हमने इसको कैसे याद किया कि पहले किसी चीज़ को हम डिफाइन करते हैं, फिर किसी चीज़ को हम अप्लाई करते हैं, फिर हम किसी चीज़ को हमने डिफाइन कर दिया, हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, किसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, वेलफेयर फॉर द पीपल के लिए। फिर 39 में क्या है, इसको कौन स्टेट फॉलो करेगा, स्टेट फॉलो करेगा तभी तो ये फ्री लीगल एंड इक्वल जस्टिस होगा। उसके बाद मैंने आपको 40 उसके बाद 41, 42, 43, 43 का ए, 43 का बी यहाँ पर पढ़ाया था। इसकी ट्रिक बताई थी कि गांव में लोग आते हैं, वो बोलते हैं भैया पंचायत बनाई जाए, तो यहाँ पर पंचायत के बारे में बात की गई। फिर पंचायत करने के बाद उसके बाद क्या बात हुई कि उनको क्या था कि यहाँ पर वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे, तो उन्होंने बोला गया राइट टू वर्क और एजुकेशन की बात की गई। 42 में जो ह्यूमन कंडीशन का काम होना चाहिए और मैटरनिटी रिलीफ की बारे में बात की गई है। 43 में क्या बात किया गया कि जो लिविंग वेज है वो मतलब लिविंग वेजेस होने चाहिए आपके। और 43A में पार्टिसिपेशन, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडस्ट्री में। 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज का डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर दी गई है। ये सारे मैंने आपको ट्रिक के साथ यहाँ पर करा चुका हूँ। फिर मैंने बताया था ना कि आप जैसा एक समझदार व्यक्ति उनमें से खड़ा होता है जो कहता है वैसे तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हो, तो फिर आप इनको इतना कर रहे हो तो हमारे बच्चों को भी, यहाँ से जो 6 साल से कम के बच्चे हैं उनको एजुकेशन दो। फिर साथ में यहाँ पर जो SC और ST के लोग हैं या जो अदर वीकर सेक्शन है उनके एजुकेशनल इंटरेस्ट को यहाँ पर प्रमोट करने की बात की गई थी। साथ में यहाँ पर आर्टिकल 47 में जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में बात की गई। आर्टिकल 48 में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात की गई थी। आर्टिकल 48 में यहाँ पर इन्वायरमेंट के बारे में बात की गई थी। उसके बाद हमने 49 पढ़ा था। 49 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट करेगी, हर स्टेट की जिम्मेदारी है। 50 में क्या है, 50 में था कि जो जुडिशरी है उसको एग्जीक्यूशन से बाहर रखा जाएगा, एग्जीक्यूटिव से बाहर रखा जाएगा। और 51 था यहाँ पर कि इंटरनेशनल पीस बनाए रखेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे डीपीएसपी भी हो गए, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसी के साथ इस लेक्चर को पहले इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे हमारे इमरजेंसी से रिलेटेड वो देख लेते हैं, फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड अंडर द आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 360 के अंदर कौन सी इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी यहाँ पर डिक्लेयर की जाती है। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। तो जब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर होता है तो कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 356 डील करता है। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। ये ही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं यहाँ पर इमरजेंसी से रिलेटेड।
ठीक है। थैंक यू आप सभी का इस लेक्चर को यहाँ तक देखने के लिए। आपको लेक्चर कैसा लगता है प्लीज़ यार अपनी फीडबैक शेयर किया करो, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद आप अगर नोट्स बना रहे हो बहुत अच्छी बात है, वरना पीडीएफ ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। 299 इसकी प्राइस है, मैं हर लेक्चर के एंड में बताता हूँ, ठीक है। तो आपको पता ही होगा, ठीक है। यहीं पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।